प्रेम से क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ध्यान से सुनना क्योंकि आज का बायोलॉजी टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी स्कूल स्टाइल ओपनिंग के बाद अब हम वापस आते हैं अपने आज के डीप डाइव में। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3 है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य, उस पर एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये टॉपिक इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मतलब ये हमारी डेली लाइफ और हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। हाँ एग्जैक्टली। हमारा मिशन आज सिर्फ बुक वाला ज्ञान देना नहीं है। मतलब बोर्ड्स और नीट के लिए तो हम कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर करेंगे ही, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ बायोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू भी है। एकदम सही कहा आपने। और अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की डेफिनेशन देखें ना, तो वो भी यही कहती है। अच्छा, जी WHO की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इस पर? देखो, जनरली लोग सोचते हैं कि शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मतलब हम हेल्दी हैं, राइट? ऑब्वियसली। लेकिन WHO का नजरिया थोड़ा ब्रॉड है। वो कहते हैं कि जनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ फिजिकल बीमारियों से आज़ादी नहीं है, इसमें आपका इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल हेल्थ भी शामिल है। मतलब अगर सोसाइटी में लोग फिजिकली फिट हैं लेकिन उनके इमोशनल और सोशल बिहेवियर में मैच्योरिटी नहीं है, तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं माने जाएंगे। एग्जैक्टली। और ये एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं। राइट। तो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, ये चारों वर्ड्स याद रखने। और शायद इसी सोशल और नेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से ना भारत ने बहुत पहले ही इस पे काम शुरू कर दिया था। हाँ, और ये एक बहुत ही प्राउड फैक्ट है। मतलब आज़ादी के कुछ ही साल बाद 1951 में इंडिया दुनिया का पहला देश था जिसने नेशनल लेवल पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था। 1951। वाओ, मतलब तब तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी। बिल्कुल। इसी प्रोग्राम को आज हम RCH प्रोग्राम कहते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम शुरू करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? अगर हम डेटा देखें ना, तो पॉपुलेशन का जो मैथ है वो सच में डराने वाला है। हाँ, नंबर्स काफी शॉकिंग है। मतलब 1900 में पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 2 अरब थी और सिर्फ 100 सालों में, मतलब साल 2000 आते आते ये सीधा 6 अरब हो गई। 3 गुना जंप। एग्जैक्टली। और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो आज़ादी के टाइम हम 35 करोड़ थी और 2011 के सेंसस में हम 1.2 बिलियन यानी 1 अरब 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए। बिल्कुल। और ये जो एकदम से स्पाइक आया ना, इसी को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब ये तो ऐसा हो गया, इमेजिन करो एक ट्रेन का डिब्बा है, उसमें सिर्फ 100 लोगों की सीट है और अचानक से 500 लोग चढ़ जाए। सही एनालॉजी है। रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, जमीन, पानी, खाना। तो अचानक से ये विस्फोट हुआ क्यों? हजारों सालों से तो आबादी स्टेबल थी। देखो, ये इसके पीछे कोई मैजिक नहीं था। ओके। ये एक्चुअली मेडिकल साइंस की सक्सेस का एक साइड इफेक्ट था। अच्छा, वो कैसे? बेसिकली जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और सर्जरी की तकनीकें बेहतर हुईं, तो डेथ रेट यानी मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट आई। मतलब लोग कम मरने लगे। राइट। और इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR। ओके, तो मदर्स और छोटे बच्चों की जान बचने लगी। एग्जैक्टली। जब प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पर बेटर हेल्थ केयर मिलने लगा तो MMR और IMR दोनों बहुत कम हो गए। और ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे सर्वाइव करेंगे तो जनन आयु यानी रिप्रोडक्टिव एज वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी ही। राइट। ये तो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के मेन रीजंस क्या थे? डिक्लाइन इन डेथ रेट, MMR और IMR। बिल्कुल, एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रखना इसे। तो मतलब हमने साइंस से जीवन तो बचा लिए, लेकिन प्रकृति का जो एक क्रूर बैलेंस था वो बिगड़ गया। हाँ, और इसी इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, या कह लो इस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, साइंस ने हमें बर्थ कंट्रोल के तरीके दिए। जिसे हम दो हमारे दो या स्मॉल फैमिली कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो चलिए अब इन बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मेथड्स को डिकोड करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आते हैं नेचुरल मेथड्स। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या आवधिक संयम। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन के बीच काम करता है। ये बायोलॉजी कैसे काम करती है? देखो, इसे समझने के लिए थोड़ा इमेजिन करो।
एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, राइट? 28 दिन। इसमें जो ओव्यूलेशन होता है, मतलब जब ओवरी से एग या अंडाणु बाहर आता है, वो जनरली 14वें दिन होता है। ओके, डे 14। अब यहाँ 2 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। पहला, फीमेल बॉडी में एंटर करने के बाद स्पर्म लगभग 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। अच्छा, 3 से 5 दिन। और दूसरा, जो एग रिलीज हुआ है वो सिर्फ 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है। 1 मिनट, अगर मैं ये मैथ जोड़ूं तो मान लो किसी ने 10वें दिन इंटरकोर्स किया, तो स्पर्म 14वें दिन तक वेट कर सकता है एग के आने का। एग्जैक्टली। और अगर एग 14वें दिन रिलीज होता है तो वो 15वें या 16वें दिन तक जिंदा रहेगा। बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए ये जो 10वें से 17वें दिन का टाइम है ना, इसे सबसे ज्यादा फर्टाइल विंडो या रिस्की पीरियड माना जाता है। तो इस दौरान संयम बरतने से या एब्स्टिनेंस से प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। राइट। इसी में एक और नेचुरल तरीका है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब स्तनपान अनात्रव। हाँ, ये डिलीवरी के बाद वाले टाइम की बात हो रही है ना? हाँ, जब एक मदर अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत हाई होता है। ओके, तो ये प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये प्रोलैक्टिन उन हार्मोन्स को एकदम सप्रेस कर देता है, दबा देता है, जो ओव्यूलेशन कराते हैं। मतलब जब तक मदर फीड करा रही है, मैक्सिमम 6 महीने तक, तब तक ओवरी से एग रिलीज ही नहीं होता। वाओ, मतलब ये प्रकृति का अपना इनबिल्ट बर्थ कंट्रोल सिस्टम है। वाओ, ताकि मदर की बॉडी नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले रिकवर कर ले। एग्जैक्टली। लेकिन इन नेचुरल तरीकों में ना फेलियर रेट बहुत हाई होता है। हाँ, क्योंकि बॉडी कोई मशीन तो है नहीं। बिल्कुल, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए हमें बैरियर मेथड्स की जरूरत पड़ी, जैसे कि कॉन्डोम या डायफ्राम। ये फिजिकली स्पर्म और एग को मिलने से रोकते हैं। और कॉन्डोम का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं रोकता, बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STI से भी बचाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये एक तरह का डबल शील्ड हो गया। वायरस और बैक्टीरिया को क्रॉस ही नहीं करने देता। एकदम सही। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म और रिलायबल मेथड चाहिए तो फिर IUDs का यूज होता है, मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। हाँ, इसमें कॉपर टी बहुत कॉमन है। पर मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि एक छोटा सा टी शेप का मेटल का टुकड़ा पूरे यूट्रस का एनवायरनमेंट कैसे बदल देता है। देखो, इसे ऐसे समझो, मान लो ये यूट्रस है और उसके अंदर हमने कॉपर टी लगा दिया। अब ये कॉपर टी लगातार कॉपर आयन्स रिलीज करता है। कॉपर आयन्स। और ये आयन्स स्पर्म्स के लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं। जैसे ही स्पर्म यूट्रस में एंटर करते हैं, ये आयन्स उनकी मोटिलिटी, मतलब उनकी तैरने की स्पीड को एकदम कम कर देते हैं। तो वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। और इसके अलावा यूट्रस में एक हल्का सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे बॉडी के मैक्रोफेज सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, मैक्रोफेज मतलब वो सेल्स जो बाहर के दुश्मनों को खाते हैं। बिल्कुल। इस प्रोसेस को बायोलॉजी में फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और ये नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैक्रोफेज स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, मतलब उन्हें खा जाते हैं। बाप रे, ये तो पूरा एक वॉर जोन बन गया यूट्रस के अंदर। हाँ, और कुछ हार्मोनल आयोडीज भी होती हैं जो यूट्रस की लाइनिंग को इतना पतला और म्यूकस को इतना गाढ़ा कर देती हैं कि इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाता। राइट, ये तो हो गए डिवाइसेस। हाँ। लेकिन पिल्स या दवाइयों की बात करें तो हमारी NCERT में सहेली पिल का काफी जिक्र है। हाँ, और ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है। इसे लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI ने डेवलप किया था। और इसमें एक टर्म यूज हुआ है कि ये नॉन स्टेरॉइडल है। इसका क्या मतलब है? ये महिलाओं के लिए इतना बड़ा अचीवमेंट क्यों है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखो, जो नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, उनमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन होता है, मतलब स्टेरॉइड्स होते हैं। ओके। ये पिल्स ब्रेन को बेवकूफ बनाती हैं कि बॉडी पहले से प्रेग्नेंट है तो नया एग मत बनाओ। लेकिन पूरी बॉडी के हार्मोन्स चेंज होने से साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। हाँ। जैसे वेट गेन, मूड स्विंग्स। हाँ, और ब्लड क्लॉट्स का भी रिस्क रहता है। राइट। लेकिन सहेली में कोई हार्मोन नहीं होता। ये एक स्पेशल केमिकल है जो सिर्फ यूट्रस के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। मतलब ये एग बनने को नहीं रोकता? नहीं, एग तो बनता है, लेकिन ये यूट्रस की दीवार को ऐसा बना देता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो एम्ब्रियो वहां चिपक नहीं पाता, इम्प्लांट नहीं हो पाता। अरे वाह, मतलब पूरे शरीर के हार्मोन से कोई छेड़छाड़ नहीं। एग्जैक्टली। इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं और इसे रोज खाने की जगह हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होता है। ये तो सच में साइंस का बहुत स्मार्ट यूज है। और लास्ट में सर्जिकल मेथड्स आते हैं।
मेल्स के लिए वैसेक्टमी यानी पुरुष नसबंदी और फीमेल्स के लिए ट्यूबेक्टमी। हाँ, इसमें स्पर्म या एग के ट्रैवल करने वाले रास्ते को ही कट करके बांध देते हैं। ये हाईली इफेक्टिव है। लेकिन एक चीज जो बुक में भी वार्निंग की तरह दी है कि कोई भी मेथड 100% परफेक्ट नहीं है बिल्कुल नहीं। और बिना किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के कंसल्टेशन के खुद से मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेना बहुत रिस्की हो सकता है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि जब भी मेथड्स फेल होते हैं ना, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है। और ऐसे केसेस के लिए ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP, जिसे हम अबॉर्शन कहते हैं, उसका लीगल प्रोविजन है। हाँ, इंडिया में 1971 में MTP को लीगल किया गया था। लेकिन एक रूल है कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 12 हफ्ते तक ही सेफ माना जाता है। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा बायोलॉजिकल रीजन है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ना एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है और प्लेसेंटा यूट्रस की दीवार से बहुत गहराई से जुड़ा नहीं होता। ओके, तो उसे निकालना आसान होता है। हाँ, लेकिन 12 हफ्ते के बाद प्लेसेंटा यूट्रस के टिश्यूज के साथ बहुत डीपली कनेक्ट हो जाता है। अगर तब MTP किया जाए तो हैवी ब्लीडिंग और मदर की जान जाने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। समझ गई। ये बहुत ही डेलिकेट मैटर है और यहीं पर साइंस और सोसाइटी का एक बहुत ही डार्क साइड सामने आता है। मैं एमनियोसेंथेसिस की बात कर रही हूँ। उलवेदन तकनीक। एग्जैक्टली। मतलब ये टेक्निक तो इसलिए बनी थी ना कि एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करके डाउन सिंड्रोम जैसी जेनेटिक बीमारियों का पता लगाया जा सके। बिल्कुल, पर्पस तो यही था। लेकिन हमारी सोसाइटी ने इसका यूज भ्रूण का लिंक पता करने और फिर फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के लिए करना शुरू कर दिया। ये तो बिल्कुल पैराडॉक्स है। साइंस जीवन बचाने के लिए आई थी और लोग जान लेने लगे। ये एक बहुत ही सैड रियलिटी है। और यहाँ वापस से WHO की वो सोशल हेल्थ वाली बात आ जाती है। हाँ, कि अगर सोसाइटी इमोशनली और सोशली बीमार है तो वो हेल्दी नहीं है। एग्जैक्टली। इसीलिए गवर्नमेंट को एमनियोसेंथेसिस इस मिसयूज पर स्ट्रिक्ट बैन लगाना पड़ा। सही बात है। और सोशल मैच्योरिटी की कमी का एक और बड़ा एग्जाम्पल है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या STIs को लेकर हमारा एटीट्यूड। इस टॉपिक पर तो लोग बात ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, हेपेटाइटिस B और HIV एड्स, ये नाम सुनते ही लोग कतराने लगते हैं। और ये जो चुप्पी है ना, यही सबसे खतरनाक है। अगर हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। वो क्या? देखो, गोनोरिया और सिफिलिस जैसे इन्फेक्शंस बैक्टीरिया से होते हैं। अगर टाइम पर पता चल जाए तो एंटीबायोटिक से ये पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, 100% क्योर। अच्छा, लेकिन जो हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीज और HIV है, उनका क्या? क्योंकि वो तो वायरस से होते हैं ना? एग्जैक्टली। और ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन से STIs क्योर नहीं हो सकते। वायरस ना बहुत चालाक होते हैं। वो हमारी सेल्स के अंदर जाकर हमारे DNA के साथ जुड़ जाते हैं। तो मतलब करंट साइंस के हिसाब से इन्हें बॉडी से पूरी तरह निकालना इम्पॉसिबल है। हाँ, दवाइयों से हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं पर जड़ से खत्म नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि जो बैक्टीरियल STIs हैं, जो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, लोग उनका भी इलाज नहीं कराते। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का जो स्टिग्मा या कलंक है ना, उसकी वजह से लोग शर्म के मारे डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। सही कहा। और इसका बायोलॉजिकल रिजल्ट बहुत भयानक होता है। वो कैसे? जब इन्फेक्शन का इलाज नहीं होता तो वो बैक्टीरिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ऊपर की तरफ बढ़ता है। इससे PID हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसमें यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में भारी सूजन आ जाती है और अंदर स्कार्स यानी घाव के निशान बन जाते हैं। और अगर फैलोपियन ट्यूब में घाव या ब्लॉकेज हो गया तो एग और स्पर्म तो मिल ही नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली। और इसी का अल्टीमेट रिजल्ट होता है बांझपन या इनफर्टिलिटी। वाह, ये तो पूरी चेन जुड़ गई। मतलब सोसाइटी का डर और शर्म एंड में जाकर बायोलॉजिकल इनफर्टिलिटी बन जाता है। बिल्कुल। और इनफर्टिलिटी पर तो हमारी सोसाइटी में एक और बहुत बड़ा मिथ है। अक्सर बांझपन के लिए ना सिर्फ फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, जो कि साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है। हाँ, मतलब बायोलॉजिकल ट्रूथ तो ये है कि बहुत से केसेस में मेल्स में लो स्पर्म काउंट या स्पर्म की मोटिलिटी कम होना ही मेन रीजन होता है। बिल्कुल सही। बांझपन के रीजंस फिजिकल हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकते हैं या साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास ART टेक्निक्स हैं, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें सबसे फेमस तो ऑब्वियसली IVF है, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें बॉडी के बाहर लैब के अंदर बिल्कुल यूट्रस जैसा एनवायरनमेंट बनाकर एग और स्पर्म को फर्टिलाइज कराया जाता है।
यहाँ पर ना मुझे कंफ्यूजन है Yeah. और शायद बहुत से स्टूडेंट्स को भी होता होगा। बताइए। जब लैब में जाइगोट बन जाता है तो उसे वापस मदर की बॉडी में डालना होता है। मैंने बुक में पढ़ा है कि इसमें 2 ऑप्शंस है, जिफ्ट और आईयूटी, और ये एक 8 ब्लास्टोमियर के रूल पर डिपेंड करता है। ये रूल क्या है आखिर? देखो, इसे इमेजिन करो, ये पूरा खेल साइज और स्पेस का है। जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो वो एक सिंगल सेल होते हैं। फिर वो डिवाइड होकर 2, 4 और 8 सेल्स बनाते हैं। इन सेल्स को ब्लास्टोमियर कहते हैं। ओके। नेचुरली ये डिवीजन तब हो रहा होता है जब एम्ब्रियो फलोपियन ट्यूब की पतली सी नली से लुढ़कते हुए यूट्रस की तरफ जा रहा होता है। राइट। तो अगर लैब में बना एम्ब्रियो 8 सेल की स्टेज तक का है तो वो साइज में इतना छोटा है कि उसे वापस फैलोपियन ट्यूब में सेफली रखा जा सकता है। इसे जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओ, तो इसका मतलब है कि अगर लैब में एम्ब्रियो 8 सेल से ज्यादा बड़ा हो गया, लाइक 16 या 32 सेल का, और तब हमने उसे फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, तो क्या होगा? तो वो ट्यूब में ही फंस जाएगा। एग्जैक्टली। और अगर वो ट्यूब में फंस गया तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी करते हैं, जो मदर के लिए जानलेवा होती है। समझ गए। तो इसीलिए जब 8 सेल से बड़ा एम्ब्रियो होता है तो डॉक्टर उसे ट्यूब में नहीं, सीधा उसके नेचुरल घर यानी यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल। और इसे आईयूटी कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये पूरा कॉन्सेप्ट नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। वाओ, अभी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। और अगर स्पर्म खुद एग में एंटर ना कर पाए तो आईसीएसआई टेक्निक भी तो है ना? इंट्राएटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें एक माइक्रोनीडल से स्पर्म को डायरेक्ट एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। मतलब साइंस ने लाइफ बनने के प्रोसेस को एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिकोड कर लिया है। बिल्कुल कर लिया है। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो ये सारी एआरटी टेक्निक्स बहुत ज्यादा महंगी हैं। हाँ, ये तो है। इसके लिए एकदम हाईटेक लैब्स और एक्सपर्ट डॉक्टर्स चाहिए, जो हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या? यहीं पर आकर ना बायोलॉजी खत्म होती है और हमारी ह्यूमैनिटी शुरू होती है। मतलब इन सारी टेक्निक्स का अल्टीमेट गोल क्या है? पेरेंट्स बनने का सुख, राइट? बिल्कुल। हमारे देश का कानून अनाथ और बेसहारा बच्चों को अडॉप्ट करने की यानी गोद लेने की पूरी लीगल परमिशन देता है। जो कपल्स नेचुरली बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं या फिर ये महंगे ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अडॉप्शन एक बहुत ही शानदार और मानवीय विकल्प है। सच में बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है। और जब हम अडॉप्शन की बात करते हैं तो हम वापस उसी WHO की डेफिनेशन पर आ जाते हैं जहां सोशल और इमोशनल हेल्थ की बात हुई थी। एग्जैक्टली। पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस डीप डाइव में हमने बहुत सी लेयर्स को अनपैक किया। हमने देखा कि कैसे मेडिकल साइंस ने पॉपुलेशन बढ़ाई, फिर उसे कंट्रोल करने के लिए कॉपर टी और सहेली जैसी पिल्स खोजी। हमने STIs और स्टिग्मा का कनेक्शन समझा जो इनफर्टिलिटी तक जाता है। और हमने जिफ्ट वर्सेस IUT के उस 8 सेल वाले मैजिक रोल को भी इमेजिन किया। ये सारी नॉलेज ना सिर्फ बोर्ड्स एंड नीट के लिए नहीं है, बल्कि एक अवेयर सिटीजन बनने के लिए है। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए ना। देखो, आज हम लैब में फर्टिलाइजेशन करवाकर एम्ब्रियो को वापस मदर की बॉडी में डालते हैं। जरा सोचिए, आने वाले कुछ दशकों में जब आर्टिफिशियल वूम्ब यानी कृत्रिम गर्भाशय की टेक्निक पूरी तरह डेवलप हो जाएगी। बाप रे, मतलब मशीन के अंदर बच्चा पलेगा। हाँ, एक्टोजेनेसिस, जहां एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट बॉडी के बाहर एक मशीन में होगा, तब मैटर्निटी या मातृत्व की डेफिनेशन क्या रह जाएगी? तब हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सोसाइटी के बेसिक रूल्स कैसे बदलेंगे? ये थॉट तो सच में मतलब साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है, लेकिन फ्यूचर यही है। साइंस हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है और एक नया फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा कर देती है। बिल्कुल, इस पर सब लोग जरूर सोचना। तो आज के द डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए, इन बायोलॉजिकल मिरेकल्स पर सवाल उठाते रहिए और अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहिए। बाय।